बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। पिछले साल फरवरी में 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे में हुकूमत वजूद में आई थी और इस वक्त भी हम फरवरी में बैठे हुए हैं 2025 में। तकरीबन एक साल इस हुकूमत को हो चुका है। हुकूमत के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली हुई। बकौल हुकूमती एहलकारों के, बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के, बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना साहब के अदाद शुमार के मुताबिक, स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक इकानमी बहुत बेहतर हुई है, होती हुई नज़र भी आ रही है। पॉलिसी रेट भी कम हो चुका है, एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ रही है, रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुआ है, जीडीपी में ग्रोथ में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हकीकत की, तो हकीकत इसके बरक्स है। ये हुकूमती अदद शुमार हैं जो हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई का बोझ जो 2024 में या 2023 में आवाम के ऊपर था उसमें काफ़ी कमी आ गई है। लेकिन मैंने कहा ये हुकूमती अदद शुमार है, हकीकत इसके बरक्स से एक आम आदमी जो गरीब था गरीब से गरीब तर होता चला रहा है। एक आम आदमी की हालत बद से बदतर होती चली आ रही है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होती जा रही है। जबकि हकीकत ऐसा होता है, दूसरे मुल्कों की बात करूं, अगर मैं पड़ोसी ममालिक की बात करूं जहां पे लोअर मिडिल क्लास कन्वर्ट हो रही है मिडिल क्लास में, जो कि बड़ी खुशाइन बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स है। ये हुकूमती आदाद शुमार हैं जो हमें और आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी क्या सोच रहा है और एक आम आदमी की इस वक्त क्या हालत ज़ार है, मैं चाहूँगा एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले वो दिखाई जाए। ये कह रही है कि महंगाई कम हो गई है और दिन ब दिन कम हो रही है और आम आदमी खुशहाल होता जा रहा है। देखो, हुकूमत अपनी जगह तो हर बात ही सही करती है, कभी गलत नहीं करती है। वो कभी गलत नहीं करती है। वो तो ये बोलती है कि हाँ महंगाई कम हुई है, टमाटर में 20 रुपये होगा टमाटर, ठीक है ना। ये बहुत बड़े हुकूमत ने तीर मारे हैं। आप कम से कम नौकरियाँ जनरेट करें तो आप अगर इससे 5 गुना महंगाई भी होगी तो आदमी सर्वाइव कर जाएगा। आप लोग ने कोई नौकरियाँ जनरेट ही नहीं की हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सर खुरम अब्बास नाम। खुरम भाई, हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई कम हो गई, वज़ीर आज़म, वज़ीर, मुशीर सब ये कह रहे हैं कि मुल्क में खुशहाली आ गई और महंगाई कम से कम होती चली आ रही। नहीं सर, कहाँ पर महंगाई कम हुई है? वही दाल के रेट, चावल के रेट, चीनी के रेट देखे कहाँ है? गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है करने को। ना नौकरियाँ प्रोवाइड की गई हैं, ना कोई अच्छा घर, ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। उल्टा लोड शेडिंग का देखें, लोड शेडिंग कितनी लाइट जा रही है, अवाम परेशान, बच्चे परेशान। अब्दुल करीम नाम है मेरा। अच्छा करीम भाई, ये बताइए, हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है इस मुल्क में। नहीं, यहाँ कोई महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई तो बहुत दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सही ना। गरीब लोग तो दबता जा रहा है, अमीर लोग अमीर होता जा रहा है, सही ना। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, गुजारा इसमें नहीं है। किसी के 1000 रुपये भी दिहाड़ी, उसके साथ भी गुजारा नहीं है। तो कैसे गुजारा करते हैं? दुकान कैसी चल रही है आप? ये दुकान तो दिहाड़ी पे मैं हूँ, सही ना, उस पर गुजारा कर रहा हूँ। बस अल्लाह ताला चला रहा है, बाकी हुकूमत का कोई काम नहीं है जो चलाने वाला। जी, आपका नाम जनाब? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब और तमाम हुकूमती वज़रा और मुशीर ये कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है मुल्क में, क्या कहेंगे? महंगाई तो भाई कम किधर हुआ है? जब मुर्गी खाते थे, वो गोश्त खाते थे, वो तो अभी नसीब में भी नहीं आ रहा। अभी तो सब्जी इतनी महंगी हो गई है, 200 से नीचे किलो सब्जियां नहीं मिल रही है। तो किस तरह गुजारा करते हैं? मैं करीम बाइक क्या चलाता हूँ, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कमा के घर चलाता हूँ। किस तरह किराया देते हैं, बच्चों की तालीम, खाना पीना किस तरह पूरा करते हैं? बस अल्लाह ही पूरा करता है, लेकिन बंदे की ताकत नहीं है। बस सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 3 बजे तक ये करीम बाइक क्या चलाता हूँ। बस दुआ करो अल्लाह खैर करे, रमज़ान का महीना आ रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए, हम इनसे पूछते हैं महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सलाम सर, मुकद्दर अली। मुकद्दर अली साहब, ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब और तमाम हमारे वज़रा और मुशीर ये कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, मांग किधर मांग है, बहुत मांग है। ये 20,000 में क्या मिलती है? कुछ मांग है, हर शे मांग हो गई है भाई। इतना तो क्या गुजारा होगा? हम अपना गुजारा करेंगे और बच्चों का गुजारा करेंगे। जी, जैसा कि मैंने अवाम के तासुरात आपके सामने पेश किए, इस वक्त मैंने कहा कि अवाम का बहुत बुरा हाल है। अवाम के दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं है। सारी हुकूमती दावे और वादे हैं कि IMF का लोन आ रहा है, लेकिन IMF का लोन पहले भी आया, इस मरतबा भी आ रहा है और आता रहेगा। लेकिन क्या वो अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होता है? बिजनेस कम्युनिटी इस बारे में क्या सोच रही है? उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा, हम एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क में सांस ले रहे हैं, हम एक आज़ाद ममलिकत में रहते हैं। हर चीज़ की हमें आज़ादी हासिल है और होनी भी चाहिए, इखलाकी और कानूनी दायरे में रहते हुए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा, जब से पाकिस्तान बना है, इजहार राय पर पाबंदी थी और मज़ीद लगाई जा रही है। इस वक्त एक कानून बनाया गया पीका के नाम से,
جس میں یہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان ایک سینئر صحافی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے پیکا قانون کیا ہے اور یہ کیوں امپوز کیا گیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا خواتین کے حوالے سے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, وومن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, جو ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 49% ہے آلموسٹ. لیکن جب میں وومن انٹرپرینورشپ کی بات کرتا ہوں تو اس میں صرف 1 سے 2% انٹرپرینور ہیں. کیا وجہ ہے؟ خواتین بزنس کی طرف کیوں نہیں آتی؟ ان کی کیا مشکلات ہیں فیملی کی طرف سے, حکومت کی طرف؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو مہمانوں کا میں تعارف کروں. جیسے میں نے کہا بزنس کمیونٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے. ایک بہت بڑی بزنس مین کی ایسوسیشن, ایک ٹریڈ بورڈ یہ سائٹ, اس کے ہمارے درمیان پریزیڈنٹ موجود ہیں احمد عظیم علوی صاحب. احمد بھائی ویلکم ٹو مائی شو. صحافی حضرات کی نمائندگی کرنے کے لیے بہت زبردست ہمارے درمیان ویل اسپوکن پرسنالٹی ہیں. جب بھی صحافت کی اور صحافیوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں. کراچی پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں جناب امتیاز فرحان صاحب. امتیاز بھائی ویلکم ٹو مائی شو. اور خواتین کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خواتین کی وومن رائٹس پہ, وومن امپاورمنٹ پہ بات کرنے کے لیے آپ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کاٹی کی میڈم ماہین سلمان. میڈم ویلکم ٹو مائی شو. میں سب سے پہلے احمد بھائی آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. حکومت تو کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے, انڈیکس بڑھ رہا ہے, IMF ہمیں لون دے رہا ہے, پالیسی ریٹ کم ہو گیا ہے, ریمیٹنسز آ رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کے آپ نے تاثرات دیکھے اور سنے, بہت پریشان ہے سر ایک عام آدمی. کیا کہیں گے؟ مہنگائی کم ہو رہی ہے, بہت اچھی خبر ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی جن لوگوں نے اپنی تنخواہیں بڑھوائی ہیں, MNAs اور MPAs نے, وہ اپنی تنخواہیں اتنی ہی کم کر دیں کیونکہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کتنے پرسنٹ بڑھی ذرا یہ بھی بتا دیں. یہ سب کو معلوم ہے. میں تو ایک آپ کو ایک فگر دے دی کہ اگر 35% بڑھائی ہے, انہیں تو 70% کم کر دیں. جو ان کا بیسک ریٹ تھا اسے 70% کم کر دیں تو ان کو اندازہ ہوگا. لیکن جو روٹی کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ روٹی کی کیا قیمت ہے. آفس میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے دعوے کرنا کہ آٹا سستا ہو گیا سب سے آسان بات ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت ریسیشن ہے, چاہے وہ یورپ ہو چاہے USA ہو. ہم ان حالات کو بھی فیس کریں. آپ بہت عرصے بعد ڈالر اپنی جگہ پہ سٹیبل ہوا ہے, ورنہ اگر آپ کو یاد ہو تو 5 روپے 10 روپے اوپر نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ سٹیبلٹی ہی ایونچولی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں یہی آگے لے کے جائے گی. 77 سال پرانا پاکستان ہے. یہاں دعوے 77 سال سے ہو رہے ہیں. میرا خیال میں کہیں نہ کہیں عمل کا فقدان ہے. آپ یہ دیکھیں نا, وزیر اعظم پاکستان اڑان پاکستان کا اعلان کرتے ہیں, اگلے دن 35% گیس بڑھ جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی فقدان ہے, کہیں نہ کوئی پلاننگ کا فقدان ہے, کہیں نہ کہیں جو نمازی کی نیت تو اچھی ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم, یہ بات تو بالکل میں آپ سے اس میں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے آپ کو پلاننگ تو دی. دیکھیں, ایک جو گورنمنٹ مشینری کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک روڈ میپ دے دے, ایک ٹائم دے دے کہ اس ٹائم پہ وہ چیزیں آپ کو اچیو کر کے دے کہ اس ٹائم پہ بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے. کیسے کم ہو جائیں گے وہ بھی یہ بتائیں. اس ٹائم پہ گیس اویلیبل ہوگی, گیس کے ریٹ کم ہو جائیں گے. اس ٹائم پہ پانی اویلیبل ہوگا, جو انڈسٹری کے لیے چیزیں چاہیے. اس ٹائم پہ انفراسٹرکچر تیار ہو جائے گا. ہر جگہ ڈیڈ لائن دی جاتی ہیں, ہر جگہ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں کیا جاتا ہے کہ اس لمٹ کے اندر, اس ڈیٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں اچیو کر لینی. یہی گورنمنٹ کا, اگر فرض کریں گورنمنٹ روڈ بنائے اور میں اگلے دن اس پہ کیچڑ پھینک دوں یا پانی پھینک دوں اس کو تباہ کرنے کے لیے, تو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. ایونچولی جو عوام ہے اور گورنمنٹ ہے اس کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام اس وقت مصیبت میں ہے, عوام اس وقت تنگ ہے. لوگوں کے انفرادی طور پہ بجلی کے بل, گیس کے بل, حالات خراب ہیں. دیکھیں, یہ شاید ہم پہلے دنیا کے ملک ہوں گے جو لون لے کے خوش ہوتا ہے, ورنہ کوئی بھی فیملی کا سربراہ اپنی اولادوں کو قرضے میں چھوڑ کے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ کانفیڈنس ملیں کہ ٹھیک ہے, آج اگر ہم یہ لون لے رہے ہیں, IMF سے لون لے رہے ہیں, ہم اس طرح سے واپس کریں گے. اگر دیکھیں قوم کو یہ خبر ملے نا کہ اسمبلی والوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں, ادارے اپنے لیے گاڑیاں لے رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقے کو اپنے ٹیکس کے لوڈ میں ڈال دیا, یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہر چیز کو میرے خیال میں لے کر چلنا چاہیے, تبھی پازیٹیو ہوگا. اور جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے, میرے خیال میں اب ہائی ٹائم ہے. اس وقت بہت اچھا ٹائم ہے پاکستان کے لیے. امریکہ نے اپنے ساتھی ممالک پہ جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ڈیوٹی کی ہے, چائنا پہ ڈیوٹی کی ہے.
इस वक्त जो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश होगी कि इन सबको एक टीम बनाएं और इनको गोल्स दें कि आपने, अगर फर्ज करेंगे पाकिस्तान इस वक्त 0.94% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो इसी साल 2025 में हमारे पास है कि हम इसको 1.5% पे लेके जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त लेके जा सकते हैं जब वहाँ पे आपके कमर्शियल अताशीस जो हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं, या यहाँ के जो भी फॉरेन सर्विस के लोग हैं वहाँ जाके एड्रेस करें। यहाँ से स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को भी लेके जाएं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं लार्ज स्केल उनको भी लेके जाएं, वहाँ बायरों से मीटिंग्स अरेंज करवाएं और पाकिस्तान पे ऑर्डर्स लेकर आए। लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती। अभी वहाँ यूरोप में एक बहुत बड़ा बेडशीट का एग्जीबिशन हुआ, यहाँ वापस आए तो मालूम चला, अजीब गरीब चीज़ होती है, यहाँ वापस आए तो मालूम चला इंडस्ट्री का पानी बंद हो गया। फॉरेन बायर्स ने कहा जी रुक जाए, आप हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करिएगा, हम आपसे ये ऑर्डर्स वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले उनको खबरें हो जाती। तो जब हम गुड न्यूज़ देंगे बायर्स को, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 25 करोड़ आवाम है, उसको कहीं ना कहीं जॉब लगनी है, ठीक है, वरना आप इन लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए एक हमारा माइंडसेट होना ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री को, जो कि आपके बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल टाइम पे अदा कर रहा है, और जिनके पैसे अदा करने बहुत बड़ा रोल है सर, ये इदारे चल रहे हैं, बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क में, ये इदारे चल रहे हैं, टैक्स जनरेट हो रहा है, उसको उस तरह से इज्जत देनी चाहिए। बात करता हूँ इम्तियाज़ भाई, माशाल्लाह आप सहाफ़ी और सहाफ़ती लोगों के तर्जुमान हैं माशाल्लाह। जब जब सहाफ़ियों के हुकूक की बात होती है आप सबसे आगे नजर आते हैं। सबसे पहले सर बताइए ये पीका एक्ट क्या है, कब बना, क्यों बनाया गया? आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को ज़रा आप तफसील से बताइए। आम आदमी को तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, वो जानना चाहता है, और ये बदकिस्मती है। लोग सिर्फ सियासतदानों को मलाइन करते हैं। मैं समझता हूँ तमाम तबके, उसमें आवाम समेत सारे लोग शामिल हैं कि जिनको अपने राइट्स के बारे में मालूम ना करें। मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन तबका अपनी एक बात करता है कि भाई उसके साथ बहुत सारे क्राइसिस हैं, लेकिन मिनिमम स्किल्ड जो पे है, जो नहीं है 37,000 की हैं, वो पे करने को वो तैयार नहीं है, तमाम फैसिलिटीज़ लेने को तैयार है। हम साफ़ी तमाम चीज़ें मरात लेने को तैयार बैठे हैं, और हम डिमांड भी करते हैं कि हमें तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएँ, लेकिन हम उस डिलीवर करने को तैयार नहीं है। इस पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारा सबर, और ये जो अभी आपने सर्वे किया था ना, आप ऐसे ही बैठ के करेंगे तो नहीं, जैसे ही ये माइक और कैमरा सामने आता है ना, आप किसी के मुंह से सबर शुक्र नहीं सुनेंगे आप। तारिक रोड पे मेरे अपने दोस्त हैं जो कोरोना के अंदर, जिनके पास एक शॉप थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 3 शॉप है वहाँ पे, और अब तीनों पे अपना बिजनेस नहीं करते, रेंट आउट की हुई है। और एक शॉप की जो किराया है वो 3,13,000 रुपये या 3 लाख। और एक आपको वहाँ मशहूर बंद कबाब है कैफे लिबर्टी के पास 1-2, उस कॉर्नर की जो किराया है ना 1,05,000 रुपये महीना किराया है उसका, ठीक है। अभी आप जाएं, आप ये फ्लाइट्स के टिकट के लिए अभी बात करें, आप 70 हज़ार रुपये का टिकट मिल रहा है रिटर्न, और 35 से 40 हज़ार, और सीट नहीं मिल रही। यानी आप हर चीज़ में मज़े हैं, लेकिन उसके बाद बहरहाल अब ये जो आपने पीका वाली बात की ना, ये देखें असल में शुरू हुआ ये 2000, इसमें तो बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं ये बेहतरीन कानून है, बेहतरीन कानून है, तो रात के अंधेरे में क्यों किया? अच्छा, यानी आपने इतनी तेज़ी से क्यों किया? इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही इस पे। यानी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, उसमें 5 स्टेक होल्डर्स हैं। PFUJ ये बिल्कुल प्योर साफियों की तंजीम है, ठीक है। उसके बाद आती है CPNE, ये है न्यूज़पेपर्स एडिटर काउंसिल, जिसमें अखबारात के एडिटर साहिबान शामिल हैं। उसके बाद आती है एक एमंड में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके एडिटर्स, यानी असाइनमेंट तो बहुत सारे एडिटर्स, और जो डायरेक्टर न्यूज़ साहिबान हैं वो उसमें शामिल हैं। ये हो गई हमारी 3, ये जो हमारे बराह रास्त बिलोंग करते हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटीज। अब दूसरी साइड पर मालकान की है, APNS है जो कि अखबारात के मालकान है, उनकी तंजीम है, और एक है PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, वो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालकान है उनकी। इन 5 का मुत्तफ़िका फैसला है ज्वाइंट एक्शन कमेटी में कि पीका लॉ नामंजूर। उसकी वजूहत है ना कि अगर ये बहुत अच्छा कानून था तो ये हमारे लीडरशिप से वादा किया गया, लीडरशिप से मुराद तमाम से, जिसमें मालकान भी शामिल हैं, एडिटर शामिल हैं, डायरेक्टर न्यूज़ साहिबान शामिल हैं, कि मसवदा शेयर किया जाएगा। और जिस वक्त मसवदा शेयर हार्ड कॉपी के बजाय व्हाट्सएप के ऊपर किया गया, और जो मीटिंग का टाइम था वफाकी वजीर इत्तलात से आता तारड़ साहब से, उस दौरान वो मंजूर टेबल यानी टेबल करने के लिए हो गया था।
जब वो टेबल से पहले एक बात चल रही थी कि आप जो चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, एंटी स्टेट, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी किसी भी हमारे इंस्टीट्यूशन के, उसको ना मैं तस्लीम करता हूँ ना आप तस्लीम करते हैं, कोई भी तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसका वही जो भी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि कोई ना कोई क्राइटेरिया रखेंगे ना, आपके पास शरीयत भी मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, तो आपको शरिया के अंदर भी रखना है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है शरिया, शरिया के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं जा सकता, ना उसमें कोई शिर्क कायम की जा सकती। अब इसको आप जो एक शुगर कोटेड जो सारी बातें की जाती हैं उसमें कि जी ये सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ है, और बिल्कुल हम कहते हैं जी सोशल मीडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, और किसी भी, मैं मज़हब कहता हूँ इस्लाम सबसे ऊपर है, कुरान करीम सबसे ऊपर है, लेकिन उस कुरान करीम की, उस इस्लाम की और जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत नहीं है, सख्ती से ताकीद है हिदायत के साथ साथ कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है, तमाम अलहामी किताबों का एहतराम करना है, पूरी इंसानियत का एहतराम करना है, रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन, इस तरह से करके तो आप किसी की वॉइस को, किसी की इंसानी हुकूक को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसमें ये कहते हैं, ये 2016 में शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त इसको बहुत रजिस्ट हुआ, तो उस वक्त ये साइलेंट पोजीशन में चला गया था। 2018 में आके इसको असेंबली से पहले ऑर्डिनेंस भी है और फिर ये एक्ट मंजूर कराया गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में। उसके बाद अब जो आया है इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। अमेंडमेंट्स हम ये कहते हैं कि अमेंडमेंट्स की क्या जरूरत पड़ी। मिसाल के तौर पे डिफॉर्मेशन लॉ मौजूद है। आपका आपका कहने का मकसद ये जो स्टेक होल्डर है उनको एतमाद में नहीं लिया गया और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे साइबर क्राइम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। मैं आपकी बात कंटिन्यू करता हूं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने मेहमानों से बात की पीका ऑर्डिनेंस के बारे में, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, आवाम की मुश्किलात के हवाले से। साथ साथ प्रोग्राम के इंट्रो मैंने ये कहा था, इस वक्त अगर हम खवातीन की बात करें, टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 49% हमारी खवातीन है, जो बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, बिजनेस वुमेन की बात करूं, तो सिर्फ 1 या 2% खवातीन है जो एंटरप्रेन्योर हैं। क्या वजह है, खवातीन बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आती हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, फैमिली की तरफ से मुश्किलात हैं, कोई गवर्नमेंट के महकमे उनको डिस्टर्ब करते हैं, क्या वजह है? इसके लिए हमने बात करने के लिए आज अहमद दिए मैडम माहीन सलमान से, जो फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कार्डी की। मैडम वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो ये बताइए, 1% खवातीन का सिर्फ उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, 49% खवातीन अगर टोटल पॉपुलेशन की, क्या वजह है, क्यों नहीं आती बिजनेस की तरफ खवातीन? देखिए, इस वक्त बिजनेस का जो करंट एनवायरनमेंट है वो मेरे ख्याल से आदमियों के लिए भी फीजिबल नहीं है। So you are talking of women. Okay. So obviously overall जो ठीक है, नहीं अहमद भाई से पूछूंगा इसका जवाब में। ठीक है, इतनी बड़ी एसोसिएशन के वो भी प्रेसिडेंट है। जी राइट। अच्छा, इसमें देखिए, फैमिली की तरफ से आपने फरमाया, तो फैमिली की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि अब जो इतना एक्सपोजर है मीडिया का और जितनी तालीम है लोगों में, वो प्रॉब्लम है। Basically, there has to be a social infrastructure which is not present. मतलब अगर आप देखें तो बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है वो पहले घर होता है। मतलब किसी भी औरत के लिए पहले आपको घर देखना है एंड देन यू हैव टू गो आउट। और मेरे ख्याल से हमारे मज़हब में भी यही है कि आपसे पहला सवाल आपकी औलाद का और घर का होगा। एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स प्राइमरीली विद द वुमन एंड दिस इज़ एन ग्लोबली एक्नॉलेज्ड फैक्ट। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे ये घर छूटा है वहाँ पे माशरे बर्बाद हुए हैं। तो हमारा एक सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ द सपोर्ट सिस्टम, वो हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, जैसे डे केयर सेंटर्स बना दिए या पास में स्कूल कर दिए। तो जब औरत उन मामलात से आज़ाद हो जाती है तो वो बहुत बेहतरी से काम अपना परफॉर्म कर सकती है। दूसरी बात, इसके अंदर हमारे यहाँ फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स नहीं है ना, इनके ऊपर कभी कोई बात होती है। दुनिया भर के अंदर आपको पर आवर रेट मिलता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं। मतलब सुबह में 4 घंटे काम किया, फिर शाम में 4 घंटे आ गए। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, ना वेजेस का कोई सिस्टम है, ना फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स का कोई सिस्टम है। तो ये सारा वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डे केयर सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि औरत को फैसिलिटेट करती हैं। एक ये मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा जो मैं बहुत बुनियादी चीज़ देखती हूँ वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट जॉइनिंग द एसोसिएशंस, तो उधर कैपेसिटी बिल्डिंग के भी बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल, अब वो नेटवर्किंग नहीं है, उनको उन अपॉर्चुनिटी जी उनका अपॉर्चुनिटीज़ का वो एक्सपोजर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, व्हाई एम आई सो
فرینک وتھ کاٹی, کیونکہ میری وہاں پہ بچپن سے ایک اورینٹیشن ہے, ہم وہاں پہ بچپن سے جا رہے تھے, سو وی نو ایوری بڈی, اب وہ سب ہمارے ساتھ بڑے ہوئے, تو میرے لیے ایک فیملی کی طرح ہے, آئی ایم کمفرٹیبل. بٹ وین ویمن کم فرام آؤٹ سائڈ دے مے ناٹ فائنڈ دیم سیلوز کمفرٹیبل, تو وہ جینڈر ڈفرینس آ جاتا ہے جو کہ نیٹ ورکنگ کو بریک کرتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ کون سی ایسوسیشن کے پاس جانا چاہیے, کس کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے, کون سی ہمارے پاس ٹریڈ باڈیز ہیں, یہ بھی تو ہے. یہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. یہ ویسے یہ جو آپ نے کہا نا اویئرنیس کا فیکٹر آدمیوں میں بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے بچوں کو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کدھر جانا ہے. ہمارے پاس ایسے کوئی مینٹورنگ سیشنز نہیں ہیں. ایک NIC کا ادارہ ہے جو اسٹارٹ اپس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے, لیکن یہ کہ ایک ادارے سے اتنے بڑے شہر کا یا اتنے بڑے ملک کا کچھ نہیں بگڑتا. حالانکہ وہ آپ کے 5 بڑے شہروں میں اویلیبل ہے, بلکہ زیادہ ہی اویلیبل ہے, انہوں نے کافی برانچز اور نیٹ ورک کر رکھے ہیں, مگر اس طریقے کے اور ادارے ہونے چاہیے. اس میڈیا کا مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں, حالانکہ اس میڈیا والے بہت ہیلپ کرتے ہیں. دے may not be financing the business, بٹ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بہت ہیلپ کرتے ہیں, وہ ان کے کاٹیج انڈسٹری ڈیولپمنٹ پہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو ایسے اداروں کی بہت قلت ہے, ایسی نیٹ ورکنگ کی, کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور اس میں ایک اور بڑی پرابلم آتی ہے ایکسیس ٹو فائنانس کی. بہت سارے بچوں کو, میں نے خواتین کو اور بچوں کو, میں اسٹارٹ اپس کے اوپر بھی کام کر رہی ہوتی ہوں, میں نے دیکھا ہے دے ڈونٹ وانٹ انٹرسٹ. ایک ذرا سا ایلیمنٹ آتا ہے انٹرسٹ کا اور وہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب بچوں کو کچھ نہیں چاہیے, خواتین کو کچھ نہیں چاہیے, ایک لیپ ٹاپ دے دیں, آپ ورک فرام ہوم کر لیں گی. 1,00,000 سوا لاکھ کا 1.5 لاکھ کا آپ نے لیپ ٹاپ دے دیا, اتنا سا کیپٹل ان کو چاہیے. لیکن جب اتنے سے کیپٹل کے لیے بھی آپ انٹرسٹ یا کولیٹرل اٹیچ کر دیتے, then they don't want to pay. تو ادھر جو ہے نا وہ والی جو اگر بینکنگ پروڈکٹس آتی ہیں تو وہ ہماری ایسوسیشن کی حد تک آتی ہیں, they don't trickle down. میں نے کئی دفعہ کافی سارے بینکس میں بچوں کو بھیجا جو ان کی بغیر سو کالڈ وداؤٹ انٹرسٹ مداربہ مشارکہ ٹائپ اسلامک فائنانس ٹائپ اسکیمس تھیں, لیکن جب بچے بینکس میں گئے تو بینک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی پروڈکٹ ان کے لیے ہے جو ان کو آفر کرنی ہے. سو دیز آر دا گراؤنڈ لیول ریالٹیز جن کی وجہ سے. بہت اچھے پوائنٹ آپ نے ریز کیا احمد عظیم بھائی. میں دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا گورنمنٹ جو ریسنٹلی آئی ہے, 1 سال ہو گیا 2024 سے 2025, تو اگر ہم دسمبر کی بات کریں, لیٹ سپوز بائی دی اینڈ آف دس ایئر, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ انڈسٹریز میں کتنی گروتھ دیکھتے ہیں, ایکسپورٹ میں کتنی گروتھ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, دیکھیں اگر تو اپروچ یہی رہی, جیسے ابھی میڈم ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک جملہ کہلاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آسانی دیں گے کام کرنے کی, کہ ایک بزنس مین ہے وہ اگر اپنی جگہ پہ گیا ہے, اس کا کام ہے آگے کی سوچنا کہ میں نے کل کہاں جانا ہے, اگلے مہینے کتنا اپنا بزنس بڑھانا ہے, اگلے سال کتنا بڑھا دینا ہے. نہ کہ وہ ڈیلی پرابلمس میں پھنسا رہے کہ آج وہ پانی نہیں ہے, آج پھر بجلی نہیں ہے, آج گیس نہیں ہے, آج فلاں گورنمنٹ کی ایجنسی نے فیکٹری میں آنا ہے. اس کے لیے بہت حل ہیں, دنیا بھر میں اس کے بڑے حل کیے گئے. آپ ایٹ سورس کاٹ سکتے ہیں بینک سے جو بھی بہت سارے حل ہیں. ٹرن اوور پہ آپ کاٹ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ ایجنسی نہیں آئے گی, آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس ہے آپ کو آپ کی فیکٹری کے دروازے پہ ملیں گی. آپ کا کام ہے جاب کریٹ کرنا, آپ کا کام ہے فارن ایکسچینج لانا. کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, گلف میں آلموسٹ ایسی ہوتا ہے. آپ کے سامنے کئی کنٹریز کی مثالیں جنہوں نے پھر بہت ترقی کی. جو بات ہے کہ جی آپ کتنی آسانی پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جابس کریٹ کر رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے میم نے کہا کراچی چیمبر آف کامرس کراچی میں وومن انٹرپرینیور کی ایک باقاعدہ کمیٹی ہے, اور ساتھ ساتھ بینکنگ کی بھی کمیٹیز ہیں. تو میں میم سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پہ بھی ضرور جائیں, اور جو آپ کے اسٹارٹ اپس ہیں ان کو بھی وہاں لے کر ضرور جائیں, جو ہیلپ ہوگی. دیکھیں بات وہی ہے کہ لوگوں کو اپنے ڈیلی کے مسئلے مسائل سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان سے نکل پائیں, تو وہ آگے کی کیا سوچیں گے. تو ہم نے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو بچوں میں کوالٹی ہے, انہیں کو آگے لے کے چلنا ہے نا. وہی اس ملک کا. آپ مجھے بتائیں نا, 27 نہیں کر پا رہے ہیں. 25 کروڑ کی عوام ہے, ایز پر پرسنٹیج آپ کا 15 کروڑ آپ کا یوتھ ہے. More than 65%. آپ کیا آگے کا سوچ رہے ہیں, کیپٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کل کا کیا سوچ رہے ہیں, آپ ان کو کیا جابس کریٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے ایک برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ بھی ایک لمٹ ہے نا برین ڈرین کی. اتنے تو جہاز نہیں چل رہے, لیکن سارے لوگ باہر جا رہے ہیں. اس میں بھی ریمیٹنسز ہمارے ملک میں. دیکھیں ہم ان لوگوں کو تو سزائیں دے رہے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو باہر بھیجا جو سمندر میں ڈوب گئے. ہم ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دے رہے جو ذمہ دار تھے کہ ان کو جابس ملیں گی یہاں پہ, ان کا مستقبل یہاں پہ اچھا ہوگا. ہم نے آج تک ان کو کیوں نہیں ایڈریس کیا کہ جو ذمہ دار تھا جابس کریٹ کرنے کا, جو ذمہ دار تھے کہ ان کے لیے لیگلی جابس باہر تلاش کی جائیں, ان کے لیے لیگلی باہر ان کو جابس ملیں, یہاں ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ ہو, ان سرٹیفکیٹس پہ دنیا بھر میں جابس ملتی ہیں. ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہمارا یہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ ڈیجیٹلائز ہے؟
ہر جگہ ہر شہر میں انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے، وہاں کی کیا ورکنگ ہے، کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا کرائٹیریا ہے، کون ان کو دیکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں. ہم جس کو پکڑتے ہیں اس کو سزا دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو آگے چل کے روکنا کیسے. کرنے کو بہت کچھ ہے. اتنی بڑی آبادی، دنیا کا آبادی وائز 5واں بڑا ملک ہے. اس کو پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے. الحمدللہ بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے، بہت پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے. لیکن اس کو آج تک میرا اپنا خیال ہے کوئی ایسا آیا نہیں. کئی چیزیں ہم نے سیاسی رخ دے دیں. ہم نے کئی جگہ پہ پولیٹکس کو ہم نے غلط استعمال کیا. میرا خیال میں ہم نے اپنے سبق سیکھیں. ہم ادارے تباہ ہو گئے. آپ کے سامنے ادارے تباہ ہو گئے نا، جن سے اتنی ساری جاب کریٹ ہو رہی تھی. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہوگا. ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو. ضروری نہیں کہ میری جگہ جو ہے یا میرے بعد جو ہے آ کے میرا سگا کوئی بیٹھے. اگر میں وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتا تو اس کی جگہ کوئی وہ آئے گا جو میرٹ پہ پورا اترتا ہو. جی امتیاز بھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں لیکن اس کا جواب بریک کے بعد دوں گا کہ اس وقت گورنمنٹ آف حکومت وقت کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا. ملتے ہیں چھوٹے سے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں امتیاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پیکا آرڈیننس یا پیکا ایکٹ کے اوپر ہم نے بات کی، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن اس وقت کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ حکومت وقت نے رات کو قانون منظور کر لیا؟ ذرا اس بارے میں بھی تو بتائیے. دیکھیں یہ تو میرے خیال ہے ہم خود بھی حیران پریشان ہیں کہ ایسا ہوا کیوں. اچھا، جن لوگوں کے لیے کیا گیا، جو سوشل میڈیا پر، میں نے جو پہلے کہا نا کہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی کانسٹیٹیوشن یا کسی بھی، اس کے لیے ہم بالکل ہونا چاہیے، لیکن کسی کو کانفیڈینس میں لیں گے نا، آپ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، جن لوگوں کے لیے کیا گیا اس کا کسی ایک کا بھی یوٹیوب چینل پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، نہ وہ ملک کے اندر ہیں نہ ان کا کوئی چینل ملک کے اندر ہے. اب جو رہ گئے، میں اور آپ رہ گئے، جو ہم نے یہ آپ کا پروگرام اگر اب جائے گا چینل کے اوپر، یوٹیوب پہ آپ اس کو کریں، اب کل کو کوئی بھی کھڑا ہو جائے، وہ کہے گا جناب یہ فاران صاحب تو یہ بات جو کر رہے تھے اس سے اشتعال پھیلنے کا خدشہ تھا، لہٰذا ان کے خلاف آپ مقدمہ درج کریں. اس میں یہ راتوں رات انہیں کیوں تیزی کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ہمیں خود بھی نہیں پتا. اگر دیکھیں، ججز صاحبان کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ان کے خلاف کوئی شکایت ہے تو جوڈیشل کمیشن میں آئے. ہمارے اراکین کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹری جو کمیشن بنائے یا پارلیمنٹری جو کمیٹیز بنتی ہیں ان میں آئیں. بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہمارے اپنے اداروں کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں ان میں آئیں. تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ ایڈوانٹیج کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافت میں گڑبڑ کر رہا ہے، اگر کچھ اور کر رہا ہے تو اس کو ہماری آپ کی تنظیموں کے پاس آنا چاہیے. اچھا، اس کو بڑا شوگر کوٹیڈ سوشل میڈیا پروٹیکشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جناب جو اینٹی اسٹیٹ ہوگی، کسی ادارے کے خلاف ہوگی، کسی مذہب کے خلاف ہوگی، تو جب آلریڈی ہمارے پاس لا موجود ہے، ڈیفرمیشن لا موجود ہے، اور اس طرح کے لاز موجود ہیں کہ اگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں بغیر کسی ثبوت کے میرے خلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں، سب سے بڑی مثال عظما بخاری صاحبہ کی ہے، جو پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں. جب ان کے خلاف آج سے چند مہینے پہلے اسی طرح کا یعنی کوئی میٹر آیا تو وہ تو کورٹ آف لا میں چلی گئیں، ان کے حق میں فیصلہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کام ہو سکتا ہے اگر روٹین طریقے سے کیا جائے. آپ ڈیفرمیشن لا کو اور مضبوط کر دیں، اس کا ٹریبونل بنا دیں. اس میں سائبر کرائم اس وقت ختم کر دیا ہے، یعنی ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ تھا اب وہ کام نہیں. اب اس کو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک نئی انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی گئی ہے، سائبر کرائم ونگ اور انویسٹیگیشن ایجنسی کر کے. اس کا جو ڈی جی ہوگا اس کے پاس پولیس کے اختیارات ہوں گے، آئی جی کے اختیارات ہوں گے. اگر میرے آپ کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے، اور وہ کمپلین بھی وہ جو ریلیونٹ پرسنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، اینی پرسنٹ کمپلین کر سکتا ہے کہ یار فاران جب جس انداز میں بات کر رہا تھا، انیس راجہ جو ہے میں فیل کر رہا تھا وہ ہیریس ہو رہے تھے، تو وہ چلے جائیں، کیمرہ مین چلا جائے اس کے اوپر. اور اس ڈی جی کو آئی جی پولیس کے پاور حاصل ہیں کہ وہ آپ کو گرفتار کسٹڈی میں کر لے گا، میرے خلاف کوئی چیز پروو ہو یا نہ ہو. وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی بات. اچھا، پھر ٹریبونل ہے، ٹریبونل میں بظاہر ہی اچھا دیا گیا ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہوں گے، صحافی بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اس کی اب یہ کیسے ہوگا، کہ کس طرح سے لایا جائے گا، اس کا طریقہ کار آپ کو. پھر اس ٹریبونل کی جو سزا ہے، جو کہ 3 سال سزا سے لے کے کئی لاکھ جرمانے تک ہے، اس کی اپیل صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی. اچھا بھائی، سپریم کورٹ میں یا سٹی کورٹ میں جانا مشکل ہے، ایک عام آدمی کو چھوڑ دیں، پڑھے لکھے آدمی کے لیے، پیسے والے کے لیے سپریم کو یہاں پہ سٹی کورٹ جانا ہے، وہ کیسے جائے گا؟ سائبر کرائم اتھارٹی آپ نے ختم کر دی، ایک اتھارٹی اور بنا رہے ہیں آپ، یعنی سائبر کرائم ختم کی، پیمرا آلریڈی موجود ہے آپ کے پاس، آپ ایک ریگولیٹر اتھارٹی بنا رہے ہیں کہ جو ریگولیٹ کرے گی کہ کیا چیز آنا چاہیے، کس طرح سے کون سی چیز آن ایئر ہونا چاہیے، ریموو کیا جائے سوشل میڈیا سے. بالکل کریں آپ ساری چیزیں، لیکن جن کے لیے آپ یہ قانون لائے وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے. تو آپ نہ ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ یہاں پر رجسٹرڈ ہیں،
तो उसके लिए आप कम्युनिटी के अंदर बैठकर एक रास्ता तलाश करेंगे ना कि जनाब इस तरह से हमें ये काम करना है, किस तरह से। सिर्फ आप अकेले करना चाहेंगे तो अकेले आप डंडे के जोर पे कितने दिन कर लेंगे। हालांकि इसमें आप देखेंगे ना, नेशनल एक्शन प्लान जब आया था, जो एपीएस में शहीद हुए थे बच्चे हमारे, और तो उसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान आया था तो उसमें जो 20 नुकात थे उसके ऊपर भी बहुत बात हुई थी, लेकिन उसमें क्या कंसेंसस बिल्ड किया गया। तो उसमें तो मिलिट्री कोर्ट्स की भी परमिशन मिली, यानी एक फॉर द टाइमिंग जो एक शायद 2 साल की मुद्दत थी, पूरी कम्युनिटी ने, पूरे टॉप टू बॉटम तमाम सियासतदान सबने ओके किया कि भाई दहशत। तो इसी तरह से इस पीका के अंदर भी हो सकता है। और इसमें सबसे अफसोसनाक और हैरत की बात यह है कि ये चारों बड़ी जमातें जो है ना उसमें मुलविस है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि हमारे पास जब 2016 में 2018 में जब हम इसके खिलाफ एहतजाज करते थे 2016 में, तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान खुद तशरीफ लाए थे हमारे कैंपों में, उन्होंने कहा था जी हम इसके अगेंस्ट हैं। और जब 2018 में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब वो ये कानून साजी कर रहे थे, जब हमने एहतजाज किए तो शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट सब आते थे, वो बोलते हैं हाँ जी गलत है। तो इस वक्त अगर देखेंगे तो इन 4 जमातों के अलावा जो बड़ी जमातें हैं ये आपस में मिली हुई हैं। और आसिफ जरदारी साहब जो सदर मुमलिकत हैं, उनको हम सब ने, जिस दिन ये बिल मंजूर किया गया, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रेस क्लब के सामने पीएफयू की अपील पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कर रही थी। उस वक्त ये अपील की गई इनसे, और बिलावल भुट्टो अमेरिका जा रहे थे, और अमेरिका जाते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इससे मुत्तफिक नहीं है, और ये लॉ सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो किया जाए, और नहीं तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उसी पार्टी के प्रेसिडेंट ने, आसिफ जरदारी साहब ने, पहले तो ये हुआ कि जी होल्ड किया जाएगा और इस पर दस्तखत नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी, उनको इत्तेफाक राय से फिर वापस भेजा जाएगा या उनको एतमाद में लेके इसके ऊपर किया जाए। लेकिन विद इन 2 and 3 hours उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। हम तो बिलावल भुट्टो साहब से भी कहते हैं आसिफ जरदारी साहब से एक्सप्लेनेशन कॉल करें, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन आप हैं, आपके मौकिफ से अगेंस्ट कैसे उन्होंने ये काम कर लिया। मैं दोबारा बात करता हूँ महीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एसएमई के हवाले से हम बात करें, यूथ के हवाले से, जैसे कि हमारे भाई ने भी कहा, अहमद साहब ने, कि मोर देन 65% हमारा यूथ है, डेफिनेटली उसमें हमारी खवातीन भी हैं। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, यंग जो बच्चियां आ रही हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के? आप बच्चियों को हर सेक्टर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक बच्चियां हैं, थोड़ी बहुत मेंटोरिंग उनको चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। किसी भी फील्ड में आने के लिए एक आम आदमी को, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसको चाहिए होती है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वो लेवल लॉन्च पैड जिसे कहते हैं, वो उनको चाहिए होता है। ख़वातीन का बहुत अच्छा आईटी के अंदर बहुत अच्छा रोल हो सकता है। आईटी के हवाले से आपके वर्चुअल ऑफिसेज के अंदर, उसमें उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ई कॉमर्स के ऊपर है, फिर इवन एग्रीकल्चर के अंदर यू विल बी सरप्राइज, अ लॉट ऑफ वुमेन आर वर्किंग, अ लॉट ऑफ वुमेन आर वर्किंग। क्योंकि देखिए इसमें मैं एंटरप्रेन्योर है या वर्क फोर्स है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की मैं एज अ होल बात करूँ अगर आप खेतों में चले जाएं वहाँ पे भी आपको औरतें मिलेंगी, अगर आप फैक्ट्रीज पे चले जाएं या उधर कॉटेज इंडस्ट्री में चले जाएं तो एंटरप्रेन्योरियल पोजीशन पे भी आपको औरतें मिलेंगी। मैं समझता हूं खवातीन बड़ा काम करती हुई नजर आती हैं बनिस्बत हम अगर दे आर वेरी शार्प, वो अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में भी प्रमोट करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनको भी। और यहाँ मतलब शहरों में भी जो हैं माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ओवरऑल उनको सही गाइडेंस, जैसे हम मेंटोरिंग कहते हैं, बिल्कुल मेंटोरिंग नहीं कर पा रहे, कोई गाइडलाइंस। अहमद, मैं प्रोग्राम के आखिर में पूछना चाहूँगा, इस वक्त हुकूमत वक्त से आप क्या डिमांड करेंगे कि अभी हम कुछ चीज़ों को मजीद बेहतर कर लें तो इंडस्ट्री की हालत बेहतर हो? जैसे कि आपने कहा ऑर्डर कैंसिल हो गए, गैस शॉर्टेज हो गई, इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ गए, क्या 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 स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? देखें, गवर्नमेंट नो डाउट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, इसमें कोई मुझे शुबा नहीं है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे सिंध की गवर्नमेंट हो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन मसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने अरसे से एड्रेस नहीं हुए कि मसाइल का अंबार लगा हुआ है। इवेंचुअली स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लें कि भाई ठीक है, देखें एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना कि आप सामने वाले को ऑन बोर्ड लेते हैं कि तुम्हारे क्या मसले हैं, वैसे ये मसले, वही आपको सोल्यूशन बताएगा। अगर हमसे मसाइल बताते जाएं तो कोई हल नहीं, हम आपको मसले बताएंगे, उसके साथ सोल्यूशन भी बताएंगे। स्टेक होल्डर और जो बिजनेस कम्युनिटी वो आपको अमूमन मसले बता रही होती है, वो मसले जो हर एक के लिए विन विन सिचुएशन हो, मुल्क का भी उसमें फ़ायदा हो, बिजनेस कम्युनिटी का भी उसमें फ़ायदा हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो। हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है,
थिंग्स टू डू वाला सीन होता है कि जी अगर आपने ये करना है तो उसके लिए ये आप चीज़ें हमें मुहैया कर दें, हम इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे। लेट्स अगर हम बात करें कि बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, तो हम ये जो साइट एरिया जहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान का 14% एक्सपोर्ट में शेयर करता है, ठीक है। हम ये कहते हैं जी आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, प्रॉपर पानी दे दें, हमारे डोर स्टेप पे चीज़ें मुहैया हों, हम ये दावा करते हैं कि हम विद इन अ ईयर इसको 20% पे ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात भैया इट्स नॉट ईजी, कुछ फीते भी होते हैं। शॉर्ट ये आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो स्टेक होल्डर हैं, बिजनेस कम्युनिटीज को, ट्रेड बॉडीज को, उनको ऑन बोर्ड लेके कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। अभी एक कमेटी बनाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो कमेटी फाल रही और हमारी जो देखिए, एक तो मीटिंग होती है जी, हम सब ने मीटिंग की, चाय पी और चले गए। एक ये होता है कि ठीक है हमने कमेटियां तो कितनी बनती हैं, वही अब बता रहा हूँ, चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं जी ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, Exactly. ठीक है। आज हमने ये फैसले किए, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अरसे में होगा, हम अगर अगले 15 दिन बाद बैठेंगे तो हम कितने स्टेप चढ़ चुके हैं। ठीक है। इम्तियाज भाई, प्रोग्राम के आखिर में पूछना चाहूंगा, कोई हाइड पार्क ना बना दिए जैसे यूके में हाइड पार्क है, जहाँ में आप चाहें जो चाहे, जिसको जो चीज है ना, कराची प्रेस क्लब है, तमाम क्लब है, उनके सामने हाइड पार्क है, वहाँ पे आके आप बात कर सकते हैं, सारी चीजें कह सकते हैं। और जो ये भाईजान जो बात कर रहे थे ना कि ये बात बिल्कुल सही है, जो शोबे का है ना एक्सपर्ट, उसको मिसाल के तौर पर भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वफाकी वजीर भी जो थे केयरटेकर में, उन्होंने IPPs का इशू उठाया और शिद्दत के साथ उठाया, बिजनेस कम्युनिटी पीछे खड़ी हो गई, हल होने जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होने जा रहा IPPs का। इसका मतलब ये स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आ गए, आपका मसला हल होने लगा, उन्होंने रास्ते भी बताए, उन्होंने सारी चीज़ें भी की। मैं तो ये बार बार कहता हूँ लोगों से कि ये जो हमारे मैं तो चूँकि सिंध से बिलोंग करता हूँ, शिकार में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी, सिंधी हिंदू बहुत बिजनेस में रहे, कि हमारी मेमन बिरादरी, हमारे ये पंजाबी सौदागरान दिल्ली, ये हमारे मारवाड़ी या हमारे वाणिये, जो ये इनको आप दे दें ये सारी चीज़ें, आप देखें अगर IMF 6 महीने के बाद आपसे कर्जा ना ले रहा हो, ये सारी की सारी आपको, वो ब्यूरोक्रेट ऊपर बैठा होता है, उसको पता है वो किसी अरबपति जो सामने आता है ना, उसको ह्यूमिलेट करने में उसको अंदर से तशफ़ी होती है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी बंदा आया था, मैंने 15 मिनट तो बाहर उसको वेटिंग रूम में बिठाया, देख उसकी अशर देख, मैं तुझे वीडियो पे दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो यार ऐसे ही कोई आप अमेरिका की तरह जो सेक्रेटरीज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो उसी कम्युनिटी के साथ अपॉइंट करें और पावर हो। FBR की टैक्स कलेक्शन हटाए आप FBR के चेयरमैन को, नाकाम गया है चेयरमैन, नाकाम FBR का, आप बिठाएं किसी पॉपुलर जो या FPCCI जिसको रिकमेंड करे, या जो कारोबारी हल्के जिसको रिकमेंड करे, उसको आप FBR का चेयरमैन बनाएं। आप उसको भाई लाए थे ना आप उनको, शफर जैदी साहब को, उन्होंने काम शुरू किया था ना, आपने नहीं करने दिया उनको काम, आए थे जब वो, उन्होंने कई चीज़ लेकर आए, बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने राय ली। तो ये और फिर हाइड पार्क की जो हमारी कम्युनिटी की बात करें, तो यही मसला हमारी कम्युनिटी के साथ भी है कि आप जो स्टेक होल्डर, देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनती है जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी लग, अगर वो 100 रुपए उस पर कास्ट आ रही है तो 110 रुपए उसके पब्लिसिटी के ऊपर कास्ट होती है। यानी मीडिया आपको सिर्फ खबर नहीं है, मीडिया का मतलब है तमाम चीज़ों का एटमॉस्फेयर बनाना, एटमॉस्फेयर करना। भाई एक सेब रोजाना डॉक्टर अवे, वो जो एक आया वो आया, तो वो मीडिया ने दिया ना आपको, एक स्लोगन देते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपने करके लेकर आना है। तो ये बिल्कुल है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको करें, हाइड पार्क है मौजूद, बोलने की आज़ादी दें, इज़हार राय की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है आर्टिकल 19 के अंदर, आप उसमें बोलने दें। ओके मैडम, प्रोग्राम के आखिर में जो हमारी बच्ची हैं जो इस वक्त घर बैठी प्रोग्राम देखी, उनको क्या आप एडवाइस करेंगी, क्या करना चाहिए अगर वो कुछ करना चाहें तो? बिल्कुल, अपनी सबसे पहले कैपेसिटीज़ बिल्ड करें। आपके पास तालीम होगी, आपके पास कल को सारी चीज़ होगी। तालीम के ऊपर यहाँ पे लोगों को फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा। वोकेशनल स्किल्स आर वेरी नाइस, तालीम तो है, क्वालिफाइड तो है बच्चियाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बिल्कुल, मैं इसलिए चुप हो गई, मैंने पॉज दे दिया। ओके अब वो अपने कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल कोर्सेज हैं, उस पे आए देखें, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, जब बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, सबसे पहले पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।